Do you have a secret social media account? सीक्रेट सोशल मीडिया पहले था अब चैटिंग के लिए हाँ पर मुझे लगा कि जैसे इंडिया में बुक पब्लिशिंग कल्चर है बड़ा ही अनऑर्गेनाइज और अनप्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, पर मेरा लाइफस्टाइल उस टाइम के हिसाब से 20 गुना ज़्यादा सही होगा इस वक्त। पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में मुझे लगता है लंदन की लाइफ बेटर थी, पर मुझे लगता है कि इंडिया में आ गए तो इंडिया की अपन वैसी लाइफस्टाइल कोशिश कर सकते हैं हम लोग, पर मुझे लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता। शुरू में जब जॉब छोड़ी तो तब ये लगता था कि दिक्कत होने वाली, जब मैंने रिज़ाइन किया हुआ था। किसी को पता नहीं लगता है सबसे बड़ा टफ टास्क पता है क्या, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, अच्छे एम्प्लॉयज़ को लाना कंपनी में, और अच्छे एम्प्लॉयज़ आ भी जाएँ तो उनको मैनेज करना। और स्टार्टअप कल्चर में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर्स उन क्वेश्चंस को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द अरविंद अरोड़ा शो। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अजय सेतिया। ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इनविंसिबल पब्लिशर्स एंड इनविंसिबल ओशन। चलिए आज की कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। लेट्स वेलकम मिस्टर अजय सेतिया। थैंक यू अरविंद जी। हाउ आर यू? ऑल गुड, थैंक यू। क्या बात है। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि देखो क्वेश्चन कभी कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर उसे कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक रिवाज है, ट्रेडिशन ये है कि हम लोग पहले मेहमान से पूछते हैं कि भाई आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप किस चीज़ पे बात करना चाहोगे, किस चीज़ पे बात नहीं करना चाहोगे। मैं आपसे पूछूंगा, आपको येस और नो में ही आंसर करना है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले, क्या आप स्टार्टअप कल्चर पे बात करना चाहोगे? बिल्कुल। एंटरटेनमेंट पे? थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटिक्स पे? कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ पे? बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ पे? नहीं नहीं थोड़ा बहुत पूछ लेना। ठीक है। एडल्ट्रेट क्वेश्चन मतलब सेक्स लाइफ एंड ऑल, उस पर बात कर सकते हैं? आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा जोनर नहीं है, आप उस पर नहीं खुलना चाहते। ठीक है। इंडियन मीडिया पे? वो भी ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा थोड़ा। ठीक है। इंडियन यूथ पे? इंडियन यूथ पे बात कर सकते हैं। मैरिड लाइफ? थोड़ा बहुत यार, मैरिड लाइफ पे रहने दो आप, नहीं। पर्सनल हो जाएगा बिल्कुल। कॉलेज रिलेशनशिप? कॉलेज थोड़ा बहुत पूछ लेना यार। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो चल रहा है स्टार्टअप एंड ऑल, उसके बारे में? मुझे लगता है इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडियन स्टार्टअप कल्चर के बारे में तो ज़्यादा रहेगा, और हमारा यूथ भी उसी को समझता है। आपके इंटरेस्ट के बारे में? इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। आपकी हॉबीज़ के बारे में? बिल्कुल। क्या बात है। अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो यूथ सेंट्रिक है इंडिया में, उसके बारे में? पूछ सकते हैं। क्या बात है। दिल्ली के बारे में? दिल्ली के बारे में पूछ लो। एंड फाइनली जो बुक पब्लिशिंग है और जो टेक सेंट्रिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है यही फोकस ज़्यादा रखना चाहिए हमें। चलिए, सो फाइनली हमने पूछ लिया हमारे मेहमान से कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। जिस चीज़ में आपने येस बोला है वो तो हम आपसे पूछेंगे ही, जिसमें आपने नो बोला है वो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए कॉन्वर्जेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब आपके बारे में पढ़ रहा था, आपकी बड़ी रोलर कोस्टर राइड है। बेसिकली पहले आपने 4-5 साल जॉब की एंड देन आपने एक पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा रिवेन्यू करते हो आप, लेकिन आपको फील होता है कि शायद उसमें इतनी स्केलेबिलिटी नहीं है, तो अब आप अपना एक टेक सेंट्रिक स्टार्टअप लेकर आए हो। तो ये रोलर कोस्टर राइड, एक जॉब मेंटालिटी से बाहर निकल के खुद का बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना, इस जर्नी के बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन। तो मैंने 2012 में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की, और मैं लॉयड्स बैंक के लिए काम करता था, वो भी लंदन में, और 5 साल मैंने जॉब की। पर उसी दौरान मैंने अपनी खुद की बुक एक पब्लिश की, दैट वाज अ फिक्शन। पर मुझे लगा कि जैसे इंडिया में बुक पब्लिशिंग कल्चर है बड़ा ही अनऑर्गेनाइज और अनप्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, बहुत लोग हैं, बहुत सारे पब्लिशर, आप मानोगे 19,000 पब्लिशर है इस टाइम इंडिया में। वो इतना कॉम्पिटिशन है, और पुराने पब्लिशर 100 साल 50 साल से ऐसे बैठे हैं, उनका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड अनप्रोफेशनल। तो मुझे लगा कि इस सेगमेंट में थोड़ा सा स्पेस है, हम लोग इसको प्रोफेशनली ड्राइव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो उसी सोच से मैंने 2017 में इनविंसिबल पब्लिशर्स की शुरुआत की, और उस वक्त मैं लॉयड्स बैंक में काम कर रहा था, सैलरी भी अच्छी थी और लंदन में था, तो सेटल था। पर मुझे ये था कि इंडिया में आके कुछ करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, और इंडिया में रह के कुछ करना है। तो इनविंसिबल पब्लिशर्स वैसे शुरू किया, और वो मैंने जॉब के साथ ही शुरू किया था। 1 साल मैंने वैसे ही चलाया, वो बहुत ही हेक्टिक टाइम था मेरी लाइफ का।
फिर पब्लिशिंग हमने शुरू किया, धीरे धीरे समझने शुरू हुए मार्केट। 2-3 साल पहले तो आपको ऐसे ही लग जाता है समझने में कि इतनी अनऑर्गेनाइज मार्केट को आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, और पब्लिशिंग जो आपके लिए बिल्कुल ही नया डोमेन है, और लोगों को समझाना, फिर एकदम सर्विस। और पब्लिशिंग क्या है कि आपको मल्टी ऑपरेशंस है। मल्टी ऑपरेशंस का मतलब कि आपको पहले एक किताब आएगी या वर्ड फाइल में आएगी, फिर एडिटिंग करना है, डिज़ाइनिंग करना है, फिर मार्केटिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रिंटिंग, फिर कहीं बुक स्टोर पे पहुंचेगी या नहीं भी पहुंचेगी। बहुत सारे नए ऑथर्स के साथ तो यही प्रॉब्लम है। तो इसको समझते समझते 2-3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए कि भाई कैसे करना है। स्ट्रगल चलता रहा 3 साल तक। मुझे लगता है कि और किसी भी बिज़नेस को बड़ा करने के लिए आपको 3-5 साल 10 साल देने ही पड़ते हैं। तो जैसे ही थोड़ा पिकअप होने लगा उस टाइम फिर कोविड आ गया। सारा ऑफलाइन मार्केट है। 2019-2020 के बाद जब आपको पता है कि कैसा सिचुएशन, ऑफिस सारे क्लोज है। उस टाइम हमारा 42 लोगों का स्टाफ था और सब लोग ऑफिस से काम कर रहे थे, और एकदम मैंने आपको बताया कि पूरा ऑफलाइन काम है और मल्टी ऑपरेशनल है, सब डिपेंडेंसी आपके एम्प्लॉयज़ पे है। तो उस टाइम एकदम बिल्कुल धक्का लगा। तो हमने काफ़ी कुछ शिफ्ट किया, वर्क फ्रॉम होम में ट्राई किया। पर उस टाइम ये एक पॉजिटिव बात ये हुई कि बहुत से लोगों ने घर बैठ के किताब लिखना शुरू किया। क्रेजी। हाँ, तो फिर हमने फिर दोबारा रिवाइव किया, दोबारा टीम हायर करी। जैसे टीम दोबारा रिवाइव की तो उसके बाद फिर कोविड आ गया तो फिर से वही बैक टू सर्कल। फिर धीरे धीरे मुझे लगता है कि फिर अभी तो हमने अच्छे से खुद को फिर इस्टेब्लिश किया। बाद में कोविड 2 बार धक्का लगने के बाद तो पता लगा कि कैसे खुद को रिवाइव करना है, कैसे एम्प्लॉयज़ को दोबारा लाना है, और कैसे और स्ट्रक्चर्ड वे में पब्लिशिंग को चला सकते हैं। तो अभी तो हम लोग एजुकेशन में टॉप 5 पब्लिशर्स में आप किसी से भी पूछोगे तो इंडिया में आते हैं विदिन 4 और 5 ईयर्स। और यही था। उसके बाद मुझे लगा कि एक टाइम के बाद जब भी आप कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। करेक्ट। तो सैचुरेशन पॉइंट जब आता है तो वही मेरे को ध्यान में रखते हुए तो मैंने अभी एक नई कंपनी शुरू करी, इनविंसिबल ओशियन। तो उसमें हम लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं फॉर फिनटेक कंपनीज, फॉर बैंक्स। तो पूरा टेक ड्रिवन है, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसमें भी हमारे पास 15 एम्प्लॉयज़ हैं अभी, और धीरे धीरे हम लोग टीम बढ़ा रहे हैं। तो अभी उस पर फोकस कर रहे हैं, और मेरा ब्रदर देख रहा है अभी पूरा पब्लिशिंग का पार्ट। वो ऑटो पायलट मोड पे है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने रिवाइव किया, जिस तरह से हमने सिचुएशन को समझा उसके बाद, कोविड के बाद, तो अब सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे है। और काफ़ी कुछ हम लोग भी समझ गए पब्लिशिंग इंडस्ट्री को कैसे चल रहा है, और नई चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। जब आप लंदन में जॉब कर रहे थे, पैकेज क्या था आपका? पैकेज मतलब मेरे हाथ में उस टाइम इंडिया की सैलरी तो आती ही थी, जो इंडिया में मेरी सैलरी थी, और वहाँ की सैलरी भी आती थी, वो अराउंड 5,000 पाउंड्स के आसपास। पाउंड्स तो हाउ मच, कितना हो गया? 3.5 लाख? 4.5 लाख, 4-4.5 लाख, 5 लाख, और इंडिया की सैलरी लो। अब जो सिचुएशन में आप हो, मतलब मुझे लगता है काफ़ी अच्छी सिचुएशन में हो, आप टॉप 5 पब्लिशर्स में आते हो। अभी कितना कमा, मतलब एक ऑन एन एवरेज मंथली कितना अर्न कर लेते देखो, पब्लिशिंग या किसी भी बिजनेस में कमाना कुछ नहीं होता। आपका लाइफस्टाइल कैसा है वो मेरे को लगता है वो मायने रखता है, और कैसा है। और जब आप ओनर हो, जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो ना, तो आप कभी, मैं अपनी सैलरी कैलकुलेट नहीं करता, पर मेरा लाइफस्टाइल उस टाइम के हिसाब से 20 गुना ज़्यादा सही होगा इस वक्त। और उसी हिसाब से आपकी ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। मेरे को लगता है उस टाइम लगता था कि एक छोटा सा ऑफिस खोला है, और जितनी सैलरी अभी 2-3 लाख 4 लाख इंडिया में, अगर 2 लाख भी आ जाएगी तो मेरे को लगता है चला लेंगे। और इतना तो मैं वैसे भी पब्लिशिंग साथ साथ जब जॉब कर रहा था, इतना तो वैसे भी कमा ले रहा था, 50-60 हज़ार निकाल ले रहा था। पर जैसे जैसे आप बढ़ते हो ना आगे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस खुद से भी बढ़ती है, और सामने वालों की आपसे बढ़ती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा, आप किस तरह की गाड़ी चला रहे हो, और किस तरह का आप किस तरह से रह रहे हो, किस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हो। तो वो सब मुझे लगता है वो धीरे धीरे मैटर करता है। तो इनिशियली उस टाइम मेरे पास होंडा सिटी थी जब मैं उसमें था, जॉब कर रहा था। तो उसके बाद 2-3 साल बाद मैं एक BMW लाया, सेकेंड हैंड। तो मेरा ब्रदर मुझे ही बोलता है, यार अब आ तो गई, BMW भी आ गई, ऑफिस भी है, 30-40 लोग काम कर रहे हैं, पर बंदे की ना, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है। मुझे लगा यार अब सेकेंड हैंड BMW का क्या करेंगे हम लोग, जो भी लाएंगे नया लाएंगे। तो उसी तरह से लगता है। और अभी भी मेरे पास, हमारा ऑफिस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, पर अभी भी एक एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, नहीं इस जगह से मूव करके इस जगह जाना है, ये गाड़ी नहीं, अभी ये गाड़ी लानी है। तो वो इंसान की एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। पर मुझे ये लगता है कि उसको आप प्राइमरी मत करो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो, अगर हो पाता है। पर आपको 100% देना ज़रूरी है अपनी लाइफ में, जो भी आप काम करो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो।
मैंने पता है ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लंदन जैसी जगह को छोड़ के इंडिया में आना, फिर उस बसड़ में पढ़ना, 3-4 साल आपने स्ट्रगल किया, समझ रहे हो? क्योंकि अब वो तो आप अभी कमाने लगे हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है अभी चेंज हुआ है। 3 साल तो आपने बहुत स्ट्रगल किया। 3 साल 4 साल आप मानोगे नहीं क्या लाइफस्टाइल, मतलब मैंने कहीं ट्रैवल नहीं किया, कुछ नहीं किया, पूरा दिन ऑफिस सुबह से लेके शाम तक, और अभी भी ऐसे चलता है कि सुबह से लेके शाम तक, रात को भी ये दिमाग में चलता है कि अगले दिन क्या करना है। पर मुझे ये लगता है कि मुझे अच्छा लगता है ये। कईयों को ट्रैवल करना पसंद है, कईयों को हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ पसंद हो, पर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। और लाइफस्टाइल जो आप लंदन का देखोगे, चाहे आप वहाँ पे इतना पैसा ना कमाओ, चाहे आपकी 3-4 लाख सैलरी है, चाहे 10 लाख है, चाहे 2 लाख है, 1 लाख है, पर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी वहाँ का लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो यहाँ से बहुत बेहतर है। तो यहाँ इंडिया में मुझे लगता है पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, वहाँ तक पहुँचना हमें बहुत टाइम लग जाएगा। पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में मुझे लगता है लंदन की लाइफ बेटर थी, पर मुझे लगता है कि इंडिया में आ गए तो इंडिया की अपन वैसी लाइफस्टाइल कोशिश कर सकते हैं हम लोग, पर मुझे लगता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलाउ नहीं करता। नहीं, फिर भी आप मिस नहीं करते यार, यार लंदन में? बिल्कुल मिस करता हूँ, मैं दोबारा प्लान कर रहा हूँ, और आप मानोगे मैं 4 साल से प्लान कर रहा हूँ कि मुझे लंदन वापस जाना है, पर 2 दिन 3 दिन निकालना भी एक मुश्किल हो जाता है। जब आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप एक बिजनेस में हो, तो आपको सब कट टू कट, टाइम टू टाइम सब लेके चलना पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब आपकी जो जर्नी है वो लिटरली बड़ी रोलर कोस्टर है। जब मेरी आपके छोटे भाई से सबसे पहले मैं उसी से मिला था, सागर से, उसके बारे में बात होती है, वो बहुत तारीफ़ करता है। वो बोलता है कि ही इज़ अ टेकी गाय, उसका दिमाग अलग लेवल का दिमाग है। तो जो कुछ भी आज हम, मतलब जिस सिचुएशन पे हम पहुँचे उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, बड़ी तारीफ़ करता है आपकी। तो मुझे ये जानना है स्पेसिफिकली कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पब्लिशिंग वाले जो बिज़नेस था उसमें भी आपने फ़ंड रेज़ करने की कोशिश बहुत की थी। उसके अलावा जो अब टेक वाला बिज़नेस है उसमें फ़ंड रेज़ करने की कोशिश बहुत की है। क्या ये इतना आसान होता है? और आसान नहीं होता तो इसको आसान कैसे बनाया जाए? क्योंकि बहुत सारे आईआईटियंस या फिर कॉलेज वाले, आजकल स्टार्टअप कल्चर चल रहा है इंडिया में। ये डेकेड जो है वो स्टार्टअप डेकेड बोला जाता है। तो ऐसा क्या करें कि फंडिंग आसान हो जाए? मुझे लगता है कि ना इस मामले में ना एजुकेशन अभी आनी शुरू हुई है, ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू। और बहुत से लोग हैं, सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहता है लाइफ में कि यार मैं ये कर सकता हूँ या ये कर दूंगा तो कुछ रातों रात बड़ा हो जाएगा। आप मानो कि मैं जैसे जॉब छोड़ के आया तो मुझे लगा कि इमीडिएटली 2-3 महीने में कुछ बड़ा फंड रेज करेंगे या बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, क्योंकि मैं पूरा अपना 100% टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। पर चीज़ें वैसे नहीं चलती। पब्लिशिंग में मुझे 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने ना किया होगा, और अभी आप मुझे जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं ना, सबका नाम पूछ लो, सबका काम पूछ लो, और उनका रिप्लाई पूछ लो कि क्या रिप्लाई आने वाला है। और इन्वेस्टमेंट सर्कल में ये है कि आप जब पैसे मांगने जाओगे ना, तब आपको कोई पैसे नहीं देगा और जैसे ही आप बोलोगे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तब आपके पास 4 लोग निकल के आएंगे, 4 कंसल्टेंट निकल के आएंगे कि हाँ हाँ लाइक आपका अब हमें फंड रेज करना है। तो फंड रेज होता है हमेशा आपके टेक्नोलॉजी में, और अगर आपको स्केल करना है लाइफ में तो आप कोई टेक प्रोडक्ट बनाओ। अगर टेक प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जैसे पब्लिशिंग में हमारा सर्विस का बिजनेस है, आप सर्विसिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी घुसा दोगे तो आपका फंड रेज हो जाएगा। वो बात मुझे 2-3 साल बाद पता लगी। जब तक 2-3 साल बाद पता लगी तो उसके बाद फिर ये ऑफलाइन मार्केट और बुक्स में कोई पैसा लगाता भी नहीं है इस तरह से, कंसिडरिंग जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम है, 10% 20% के हैं, तो उसमें इन्वेस्टर को भी देना है, खुद भी रखना है, तो और वो स्केलेबल भी नहीं है, मुझे ये लगता है। तो जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। और आपको इनिशियली लग सकता है कि मेरी 2 लाख सैलरी आई है, 3 लाख सैलरी आ रही है और मुझे उसी तक जुड़ना है। तो पर जैसे जैसे आप बिज़नेस करते हो तब आपके पास, आपको ये पता लगेगा कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपके ओवरऑल खर्चे वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको रिवेन्यू बढ़ाना ही पड़ेगा और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती चलेगा। जैसे जैसे आप लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में आओगे तब आप ये देखोगे कि आपके खर्चे भी उस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये नहीं हो सकता कि 2 के 3 लाख पहुंचा लोगे, पर बिजनेस में 3 लाख का मतलब है आपको 10 लाख कमाने हैं। तो और खर्चे इस तरह से हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरह का कैसे आ रहा है। और अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर आपको टेक्नोलॉजी की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप टेक बिज़नेस शुरू करो। मुझे लगता है कि अगर मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं टेक में बहुत अच्छा था टेक्नोलॉजी वाइज। हमने पब्लिशिंग में भी टेक्नोलॉजी से ड्राइव करने की कोशिश की और अभी भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। पर अगर कोई टेक बिज़नेस शुरू करते तो हम लोग आज बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन पे कुछ कर सकते थे। तो यही सोच के अभी 6 महीने पहले हमने एक नई वो टेक कंपनी शुरू की है, तो उससे उम्मीदें ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया जैसे एंटरप्रेन्योर्स की सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं इनिशियली जब वो काम शुरू करते हैं। पर और मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो लाइफ में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे कई बार अश्नीर ग्रोवर
जो कि आजकल भारत पे के जो फाउंडर हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उनका फेवरेट एंटरप्रेन्योर कौन है। और स्टार्टअप सर्कल में भी जब बात चलती है तो वो हमेशा एक एग्जांपल ज़रूर देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देते हैं बट एक एग्जांपल ज़रूर देते हैं, और वह ज़ीरोधा का, निखिल कामत का, जो कि बूटस्ट्रैप कंपनी है, जिन्होंने कभी भी फंड नहीं उठाया। तो मुझे ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या इसी थिंकिंग के साथ बिजनेस में आ जाए कि मुझे फंडिंग उठानी है, या फिर अपने बिजनेस आइडिया पे बिलीव होकर बूटस्ट्रैप करके भी कंपनी को हायर वैल्यूएशन पे लेके जाया जा सकता है, विच इज़ गुड। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन से ज़्यादा आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और आपका रिवेन्यू कितना है, सबसे बड़ी बात ये है। और आप किसी अश्नीर या किसी भी एंटरप्रेन्योर को देख के आप ये नहीं सीख सकते कि उनकी जर्नी ऐसे रही है, उन्होंने फंड रेज इस टाइम किया था तो आपको भी करना है। किसी ने 2 साल में किया, किसी ने 6 महीने में किया। सबकी अपनी नियति रहती है मुझे लगता है, और सबकी अपनी सोच रहती है। हर एक का अपना IQ है, हर एक का अपना EQ है, और EQ बहुत मैटर करता है आपके कोई भी बिजनेस में। तो आप अपनी जर्नी देखो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप किस लोकेशन पे रहते हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, तो किस तरह के बिजनेस में जाना चाहिए आपको, किस तरह के सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए। तो वो ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादा आप किसी की जर्नी देखो, किसी ने 6 महीने में फंड रेज कर लिया, किसी ने 1 साल में कर लिया, और किसी का प्रोसेस ये था या किसी और का प्रोसेस था, और ये इंडस्ट्री वाइज भी मैटर करता है। और आप जैसे उस टाइम मैं बताना भूल गया, आपने बोला कि फंड रेज की जर्नी कैसी है। तो फंड रेज की जर्नी ये है कि जब तक आप पैसा मांगोगे तब तक आपको कोई नहीं देगा, और लाइफ का भी यही रूल है। आपने कुछ मांग लिया तो आपको कोई नहीं देगा। जैसे आप बोलोगे नहीं 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 मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो आपको सब देने आएंगे। तो वो मैंने उस टाइम सिलेक्ट किया कि मुझे किस तरह का फंड चाहिए या किस तरह के इन्वेस्टर से फंड चाहिए। एंजल, हाँ, किस टर्म्स पे चाहिए, एंजल चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी हम लोग जो फंड रेज कर रहे हैं वो VC फंड रेज कर रहे हैं, और वो फंड रेज एक ही जगह से आ रहा है। रादर अलग अलग लोगों को हम लोग सवाल जवाब करें तो वो VC फंड है। तो मुझे लगता है कि आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है, आपने कितना टाइम दिया उस इंडस्ट्री को समझने में। सेकंड, आप पैसा मांग रहे हो या नहीं मांग रहे हो तो ये चीज़ मैटर करती है आपके लिए। हाँ जी। अच्छा, एक लास्ट सवाल इसी सेगमेंट में और पूछूंगा। बेसिकली स्टार्टअप का जो बबल है, हो क्या रहा है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टार्टअप है इवैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं, और इवैल्यूएशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्स, प्रॉफिट के ऊपर नहीं है या प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर नहीं है। तो जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा इवैल्यूएशन, भले ही कंपनी लास्ट में लॉस ही दिखा रही हो। और इंडिया में 95% जितना डेटा है मेरे पास, 90 से 95% स्टार्टअप लॉस में है। उनकी उनकी जो शीट, बैलेंस शीट दिखाती है लॉस, लेकिन वैल्यूएशन उनकी करोड़ों की है। ये बबल किसी दिन फटेगा। फट रहा है धीरे धीरे। आप देखो कितनी जॉब्स जा रही हैं आजकल, आप हर रोज सुनने को मिलता है आपको। और वैल्यूएशन जो है ना, बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव आप किस तरह से सेंस में है कि आप वैल्यूएशन बहुत तरीके से निकाल सकते हो। आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपके पास कस्टमर कैसा है, आपका फाउंडर कैसा है। तो वो जो बबल है ना, वो धीरे धीरे फटना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि आप जो भी बिजनेस करो, आप फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है बैकएंड से, कि आपका फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट कितना वायबल है, उसकी ऑडियंस है या नहीं है, उसको लोग लेने वाले हैं या नहीं है, किस लेवल पे आप स्केल कर सकते हो। मुझे अब लगता है कि अगर मैंने पब्लिशिंग में आज पैसा उठाया होता ना, उस टाइम उन 150 लोगों ने मुझे ना कहा होता ना, तो फंडामेंटली मैं भी स्ट्रॉन्ग ना होता, उस प्रोडक्ट को एक लेवल तक स्केल ना कर पाता, और आज वही बबल फिर फट रहा होता। तो जो आपके साथ लाइफ में होता है वह अच्छा ही होता है, पर आप जो सही नीयत से काम करते रहते हो आप, और देखते रहते हो कि आप फंडामेंटली स्टेबल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो उस वे में मुझे लगता है चीज़ें अपने आप अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। और वैल्यूएशन जैसे आपने बताया, सब्जेक्टिव मैटर है, और वैल्यूएशन इस तरह से लेना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। वो फाउंडर को सोचना चाहिए। और फाउंडर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है कॉलेज से छूटते हैं, या कॉलेज के टाइम पे ही छोड़ देते हैं, या अच्छे कॉलेज में है तो उसके साथ उनको फंड रेज हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि उनके पास सही मेंटर्स नहीं है, या उनके पास सही एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा मानना ये है, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, आप 2 या 3 साल किसी अच्छी कंपनी में जॉब करो, आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर अच्छी कंपनी में जॉब करो। और जो आपकी वैल्यूज़ होती है ना, जिस तरह से आप ड्राइव करते हो, आपके इथिक्स कैसे हैं, आपकी वैल्यूज़ कैसी हैं, आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करते हो, या आप अपने क्लाइंट्स को कैसे ट्रीट करते हो, वो जो आप 2 साल 5 साल सीख के आते हो ना जिस कंपनी में, आपका बिहेवियर, आपका स्ट्रक्चर वैसा ही हो जाता है। और ये बबल फटने का रीज़न ये है कि बहुत से लोग इनएक्सपीरियंस है, जो अपना बिजनेस शुरू करके बैठ गए, साथ के साथ वैल्यूएशन लेते रहे। और इंडिया में बड़ा मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर माइंडसेट भी वैसा है, लोग बहुत जल्दी जज करते हैं आपको कि आप किस कॉलेज से हो, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। सिर्फ आपके, मेरे को लगता है इतना यूथ, इतना टैलेंट आपकी Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भरा पड़ा है, पर सिर्फ एक कम्युनिकेशन की वजह से
वो आगे नहीं बढ़ पाते। वेस्ट हो जाता है। हाँ, वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है कि पहले इंग्लिश तो सबसे मेन चाहिए ही चाहिए, तो अगर इसको इंग्लिश आती है तो इंटेलिजेंट लड़का है। अभी बबल बर्स्ट की जब बात कर रहे थे, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें बबल बर्स्ट सबसे पहले होगा? इंडिया में हर तरह का बिजनेस है, हर बंदा कमा सकता है, बहुत कुछ है करने को। और हर इंडस्ट्री में हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि मान लो फूड इंडस्ट्री की बात करें या फिर ऑनलाइन डिलीवरी की बात करें, स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी कंपनीज है। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, और आप किस तरह से अपने खर्चे बढ़ा रहे हो, किस तरह से PR एंड मार्केटिंग कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो किसी इंडस्ट्री का नाम नहीं लेते हम लोग कि इसमें बबल एकदम फट जाएगा या हो जाएगा। उसमें किस तरह के लोग लीडर्स हैं, मतलब अपने सेगमेंट में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस इंडस्ट्री को कैसे ड्राइव करें। 30 सेकंड्स मैंने ज़्यादा बोले, 10 सेकंड्स में यू कैन डाउनलोड द कंप्लीट रिपोर्ट। अच्छा। हाँ, इट्स अ कंसेंट ड्रिवन। एक तो दो तरह से है, कंसेंट ड्रिवन है, आपके पास एक लिंक आएगा, आप सिर्फ फॉर्म फिल करते जाओगे, साथ ही साथ वेरिफिकेशन होती चली जाएगी। बैक एंड पे बिग बास्केट पूरी डाउनलोड कर सकती है रिपोर्ट। और जिप्टो का भी हम लोग कर रहे हैं दिल्ली में, तो वेरिफिकेशन। तो इसी को सोच के हमने B2B प्लेटफॉर्म जो बनाया है। तो राइडर को तो देखो डिलीवरी करने जाना ही है। अभी हो सकता है आने वाले टाइम में ड्रोन आ जाए, पर अभी तो राइडर ही जा रहा है 10 साल तक। तो राइडर को तो वेरिफिकेशन करने जाना है, उसको तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि टैक्स से भेज दोगे कि भाई बटन दबाया, एंटर किया और वहाँ पे आपका फूड पहुँच गया। करेक्ट। तो ये नहीं कर सकते, पर आप प्रोसेस को डिफाइन कर सकते हो टैक्स से। तो वही स्केलेबल है। जो आपका ऑफलाइन प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, ऑफलाइन मार्केट चल रही है, आप उसको टैक्स से कैसे ड्राइव करो। सर्विस बेस्ड काम करना कोई बड़ी वो नहीं है, मतलब कोई बुरा काम नहीं है कि सर्विस का काम कर रहे हो या कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, पर आप कोशिश करो जो पूरे प्रोसेसेस है ना, उनको आप ड्राइव टैक्स से करो। तभी मुझे लगता है कि स्केल कर पाएंगी चीज़ें, और स्केलेबिलिटी उसी से ही आएगी, और तभी बड़ी कंपनीज बनती हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, बड़ा अच्छा लगता है देख कर, तब तो हम जॉब ढूंढा करते थे। आजकल के जो स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेजेस के, वो स्टार्टअप कल्चर के वजह से स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, पर उनका एक ही मेजर कंसर्न रहता है कि स्टार्टअप अगर ठीक है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली तो फर्स्ट स्टेप क्या है फंडिंग के लिए, पिच डेक कैसे बनाए, तो थोड़ा एक बार गाइड कर दोगे उसके लिए तो मज़ा आ जाएगा। देखो, मेरे को तो सबसे पहले तो यही लगता है कि आपको सेकंड थर्ड ईयर में ना स्टार्टअप ऐसा ये सोच के नहीं करना चाहिए कि इमीडिएटली आप जॉब नहीं करोगे या आप अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। जो इंटर्नशिप्स होती है ना कॉलेज में, वो बहुत काम के होते हैं। आप इंटर्नशिप्स तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, पर आप साइड बाय साइड ना थोड़े छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हो ताकि आप स्टार्टअप की गेम को समझ सकें। पर आपको बहुत बड़ा अगर बिजनेस बनाना है ना, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत अच्छे मेंटर्स आ जाएं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स आ जाएं, तो अगर या आप उस जर्नी को समझना चाहते हो, वो एक मुझे लगता है सक्सेस की पूरी जर्नी ना एक बड़ी इंजॉयबल होती है। जो आप एक जॉब भी करते हो या जिस तरह से आप, मैंने वो सब किया है, मतलब मैंने जॉब भी देखी है, एक इंटर्नशिप्स भी देखी है, कॉलेज भी पूरा देखा है। तो वो आपको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। पर साइड बाय साइड छोटे मोटे आप बिजनेस करते रहे करो, या बहुत ही बढ़िया है। तो पर इनिशियली अगर आप ये माइंडसेट रखो ना कि सेकंड थर्ड ईयर में एकदम बड़ा बना देंगे, कुछ हो जाएगा, तो यही फंडामेंटली नहीं आप स्ट्रॉन्ग हो पाते। पर जो जर्नी है मैं आपको बता देता हूँ कि अब तो मुझे पता है। पहली बात तो जिसने आपको फंड देना है, जिसने आपको पैसे देने हैं ना, वो ना तो आपकी पिच डेक देखेगा ना आपका वो देखेगा प्रोडक्ट। तो वो एक बार पर फिर भी एक प्रोसेस रहता है कि 10 या 12 स्लाइड्स की आपको एक पिच डेक बनानी ज़रूरी है, जिसमें आपका सॉल्यूशन क्या है और आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो जब आप, और इसको करने का रीज़न ये रहता है कि आप जब ये सब लिखते हो ना कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, मार्केट में ऐसी प्रॉब्लम है और किस किस ऑडियंस को, किस सेगमेंट को हम लोग टारगेट करें, उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उससे आपको भी बड़ा क्लैरिटी आता है, यार हाँ भाई प्रॉब्लम है भी या नहीं है ना, और सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ तो निकाल भी पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जब भी पिच डेक और या फिनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जरूर खुद ही बना लिया करो। इसके टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं, नहीं मिलते तो मुझसे ले लेना आप तो मेरे पास टेम्पलेट बना हुआ है। पर जब आप खुद फिगर्स डालोगे ना, रादर किसी CA या किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को हायर करो जो आपको इसकी सारी फिगर्स बना के दे, तो आप खुद करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका फंडामेंटली कितना वायबल है प्रोडक्ट, ये कितना बिजनेस आपका चलने वाला है। तो यही प्रोसेस है, और यही प्रोसेस धीरे धीरे, जैसे ही आप, जब तक आप जाओगे नहीं ना नदी में, तब तक कोई नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है अंदर जाके। सब लोग ऊपर ऊपर से ज्ञान देंगे, और सबकी ना जर्नी अलग है। सबका, मैंने आपको बताया, नियति सबकी अलग है। सबने, भगवान ने सबको एक यूनिक बना के भेजा है। आपको अपना समझना है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरा क्या लाइफ का मोटिव है। तो आप अपने हिसाब से चलो, किसी की बातों में ना हो, पर अच्छे मेंटर्स हो ना, और लोगों को, अच्छे लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सबको ही सुन लो, आप अच्छे लोगों को सुनना ज़रूरी है।
क्या बात है। तो फाइनली हमने स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा पर्सनल नहीं जाएंगे, बट हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपने अपना जॉब छोड़ा, लंदन में अच्छा खासा थे, अब आप एंटरप्रेन्योर जर्नी देख रहे हो, वो भी इंडिया में, है ना। कंपेयर नहीं कर पाओगे आप वो जो लाइफस्टाइल थी। फिर भी जो पिछले 5-6 साल आपने प्रोफेशनल लाइफ अपनी देखी है, 7 साल 8 साल जो भी प्रोफेशनल लाइफ अपनी देखी है, सबसे सुनहरा पल कौन सा था जो आपको लगा यार यू वर क्राइंग एट दैट टाइम, कि यार आज बड़ा मज़ा आया यार, इट वाज लाइक हैप्पी काइंड ऑफ। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एनी आपके बड़ा सुखी पल, यार आज कुछ लगता है अचीव किया जाए, मज़ा आ गया। नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं लंदन गया ना पहली बार, मैं 1-2 बार गया हूँ लंदन। तो सबसे पहले मैं पेरिस गया था। जब मेरे हाथ में पेरिस का वीज़ा लग के आया ना, तो सब सुनते थे यार दूर से कि पेरिस पेरिस पेरिस। तो जब मैं पेरिस गया तो मुझे लगता था कि हाँ, कुछ अच्छा अचीव किया है लाइफ में, यहाँ पेरिस पहुँच गए हैं फाइनली। फिर ये था कि शुरू में जब जॉब छोड़ी तो तब ये लगता था कि दिक्कत होने वाली, जब मैंने रिज़ाइन किया हुआ था। पर मैंने जिस दिन रिज़ाइन किया ना, मुझे उस दिन भी बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा मैं कंफ्यूज था, पर ये था कि एक रिलीफ था यार, अब तो छोड़ दिया, अब तो चलो देखा जाएगा जो होगा लाइफ में। तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं। पर अब ये 5-6 साल में पूछोगे तो अभी तो मेरे को लगता है कि बड़ा होच पोच लाइफ निकली है। तो अभी इंजॉय करना शुरू किया मुझे लगता है लास्ट 1 साल से 2 साल से। सामने फोकस मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि हाँ, ये दिख रहा है कि बस कुछ करना है लाइफ में, और साइड में जो साथ चलते रहते हैं तो चलते रहते हैं। और मुझे लगता है काफ़ी लोग मेरे ऐसे काफ़ी दोस्त भी होंगे जो इस पूरी जर्नी में छूट गए। तो पर यह है कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है तो आप जब वो करते हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो अभी जिस पोजीशन पे हो, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने दिया? अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट, अभी तो ऐसा कोई बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ ऐसा मिला नहीं है, पर लोग कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। जैसे मेरे कॉलेज के लोग, कॉलेज के दोस्त थे, या मेरी जो टीसीएस में जहाँ मैं काम करता था सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उनके कभी कभी मैसेज आ जाते हैं, यार अजय कमाल कर रखा है, क्योंकि लाइक वी कीप पोस्टिंग फ्यू थिंग्स अपने इवेंट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। तो सब लोग, कुछ लोग जो जॉब में, यार हम लोग भी छोड़ना चाहते हैं, तो उन्हें सही किया उस टाइम डिसीजन लेके कि लंदन से जॉब छोड़ दे। तो उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स तो आ जाते हैं, कभी कभी कॉलेज से आ जाते हैं, कभी अपनी पुराने दोस्तों से आ जाते हैं। तो अब से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? 5 साल में मैं ये देखता हूँ कि एक घर मेरा यूके हो जाए, और एक यूएस हो जाए, और एक इंडिया हो जाए, तो तीनों में लगे रहे हम लोग। वाह। कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। पर ऐसा नहीं लगता कि ये पर्सनली जब आप अकेले में बैठते हो तो यार कितना टाइम अपन पैसों के बारे में सोचें या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचें, पर्सनल लाइफ का क्या होगा? कभी ऐसा हेडेक नहीं नहीं यार, देखो बैलेंस तो करना ही है ना आपको लाइफ में। और अभी आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो लोग ना इसको बड़ा उससे सोचते हैं कि आपको पैसा कमाना है। यार ये पैसा कमाना नहीं है, ये आपकी सेटिस्फेक्शन है। अब मुझे मज़ा ही इस चीज़ में आता है तो मैं क्या करूँ, है ना। आपको जिस चीज़ में, अगर आपको मज़ा किसी और चीज़ में आ रहा है, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो गलत है। अब आपको दोस्तों के साथ घूमने में या रात को पार्टी करने में मज़ा आता है तो आप वो कर लो, ठीक है। पर मुझे मज़ा ही इस चीज़ में आ रहा है, और मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, और मैं फैमिली को ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ के चल रहा हूँ सब चीज़ों को, वो भी बैलेंस करके चल रहा है। हाँ, ये तो है यार। मैंने मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे सबसे ज़्यादा एम बनाने में और उसे अचीव करने में मज़ा आता है। जो भी सोचो वो करके। सोचो करो। और ऐसा नहीं है कि पैसे के पीछे भागना बहुत ज़रूरी है, या आपको सक्सेस का मतलब पैसा नहीं है, पहली बात तो ये है। और सक्सेस सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, और सक्सेस एक जर्नी है। जैसे मैं आपको बताया था कि मैंने जॉब भी देखी है, कॉलेज भी देखा है, इंटर्नशिप्स भी देखी हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी भी देखी है। मैंने खुद भी उठाई हैं बुक्स, अपने हाथ में डब्बे उठा के मैंने खुद भी लोड किए होंगे एक टाइम पे, पुरानी वीडियोज़ होंगी। तो वो एक पूरी जर्नी है, और आप कैसे एंजॉय करते हो। पहले हमारे पास B2C कस्टमर था, अभी B2B कस्टमर है, तो मैं वो भी एंजॉय करता हूँ। तो नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो सीखते रहो आप, नॉलेज बढ़ती जाए, पर बैलेंस करके चलो यार अपनी लाइफ को, फैमिली को। तो ऐसा नहीं है कि US UK में हम लोग फैमिली को छोड़ देंगे, तो साथ उनको भी ले जाएंगे यार। अच्छा, फाइनली आपको सबसे टफ क्या लगता है, मतलब सबसे टफ टास्क क्या लगता है? मुझे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, मतलब मेरे को क्या, ये किसी को पता नहीं लगता है, सबसे बड़ा टफ टास्क पता है क्या, एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, अच्छे एम्प्लॉयज़ को लाना कंपनी में, और अच्छे एम्प्लॉयज़ आ भी जाएँ तो उनको मैनेज करना। और स्टार्टअप कल्चर में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको रिटेन करके रखना। फिर क्या होता है, शुरू में बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके साथ, धीरे धीरे उनके पास जैसे ऑफर्स आने लगते हैं, या जैसे आप उड़ाने लगते हो, या आपसे थोड़ी सी गलती हुई या कुछ हुआ,
तो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर आपके पास अच्छा एम्प्लॉय है ना और अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकते हो, यही स्किल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि क्लाइंट्स तो मैं मैनेज कर लेता हूँ, क्लाइंट्स ले भी आता हूँ, बिजनेस डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, पर एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉय माइंडसेट इतना हिला हुआ क्यों है? वो थोड़ा सा ऑफर मिलता है, ऐसा कुछ होता है, वो तुरंत सोचता है कि यार मार्केट ना बड़ी वोलेटाइल मार्केट है और लोग ना इथिकली सोचते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप उसको ऑफर लेटर भेजो कि यार मेरा इंटरव्यू हो गया, पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप उसे ऑफर लेटर दोगे, वो 2 जगह और एम्प्लॉयमेंट का डाल देगा अपना CV कि यार मुझे और एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो आप मानोगे 50-60% के लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लेटर लेने के बावजूद भी, ऑफर लेटर लेने के हाँ, वो कोई और उसकी जगह ज्वाइन कर लेता, वो भी बेचारा चला गया। वो भी चला गया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर है, लोग किसी को भी कैसे भी हायर करते हैं, जो अच्छा एम्प्लॉय मिला किसी भी तरह से छीन लाए दूसरी कंपनी से, वो गलत है मुझे लगता है। पर वही जो छीन रही है कंपनी, वो ये नहीं देखती कि वो उसका नहीं है, वो तो तुम्हारा कैसे होगा। तो वो कंपनी में तो किसी की नहीं हुई ना। वो भी कभी, हाँ सही बात है, नया दिखेगा तो उसको भी लाभ। उसका रीज़न क्या है ना, जो पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है ना हाँ। कंपनीज में, हाँ, और किसी बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू हो रहा है, नाम नहीं लेता, किसी भी जो भी है, हो सकता है कि वो कभी हम पे इन्वेस्ट करें। तो कल्चर भी खराब। कल्चर खराब हो रहा है। तो पैसा उतना दो जितनी सामने वाले को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि भैया IIT IIM का ठप्पा देखा या इसने कुछ किया हुआ है तो इसको कुछ भी पकड़ा दो। तो वैल्यूएशन सही निकालो, है ना। नेक्स्ट हमारा राउंड है यस और नो क्वेश्चन राउंड। सेगमेंट को शुरू करता है विद वन एंड ओनली अजय सेतिया। पहला सवाल लेते हैं, डू यू हैव एनी ड्रीम डेस्टिनेशन? इफ यस, विच एंड व्हाई? ड्रीम डेस्टिनेशन अभी तो आप ऑलरेडी सीन पूरा यूरोप। हाँ, तो अब नहीं है मतलब कोई भी? नहीं, थोड़ा बहुत है। जैसे मैं नॉर्वे में नॉर्वेजियन लाइट्स देखना चाहता हूँ। कंसिडरिंग उसके लिए टाइम चाहिए आपको, 10-15 दिन चाहिए कि निकाल के आप नॉर्वेजियन लाइट के उसी टाइम जा सको। तो वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जो भी मेरी चेकलिस्ट में है। नॉर्वे में गया हूँ पर हम लोग देख नहीं पाए थे। जो ठीक है। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ कलेक्शंस? कलेक्शंस, मेरे पास म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की सारी कलेक्शन है। क्रेजी। हाँ, तो मेरे पास 4-5 तो गिटार होंगे, हारमोनियम है, कीबोर्ड है, उसके अलावा पियानिका है, बांसुरी सब है मेरे पास। म्यूज़िक के सारे प्ले कर लेते हो? हाँ, मैं बजा लेता हूँ। मैंने हारमोनियम सीखा था बचपन में, म्यूज़िक सीखा, तो मैं इंडिया मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ। रीज़न ये है कि सुर 7 ही है, भगवान ने 7 ही सुर बनाए, सारे गामा पाधा निसा। अगर आपको एक अच्छे से आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और यही एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, आपने एक अच्छा बिजनेस किया है ना, तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो जो उसकी जो एक वो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। तो इसीलिए मैं वही सारे गामा पाधा निसा समझ के सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ, लगभग कुछ भी बजा सकता हूँ। क्रेजी। सो डू यू हैव अ सीक्रेट टैलेंट? सीक्रेट टैलेंट, अब तो मैं टैलेंट सब दिखाई देता हूँ जो भी टैलेंट है। अच्छा, हैव यू एवर ब्रोकन अ लॉ? क्या आपने कोई नियम तोड़ा है? यार छोटे मोटे तो कर ही होंगे कभी, जैसे ट्रैफिक लाइट कभी कर दी, जंप कर दी, या सीट बेल्ट नहीं लगाया। मतलब सबसे बड़ा लॉ तो ये था पहले, अभी तो मेरे पास ड्राइवर है, उससे पहले सबसे पूरा दिन मैं फ़ोन पे चलता था जब तक मैं स्ट्रगल कर रहा था 4। तो सबसे ज़्यादा वरीड थे मेरी फैमिली वाले कि भाई ये फ़ोन पे रहता है। मतलब दिन में मेरा पूरा दिन फ़ोन बजता, अभी भी बजता है फ़ोन मेरा पूरा दिन। पर अभी तो ये है कि चलो मेरे को ड्राइव करने नहीं देता कोई घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट? सीक्रेट सोशल मीडिया पहले था, अब चैटिंग के लिए। ओके, हैव यू एवर मेट अ सेलिब्रिटी? इफ यस, हु? सेलिब्रिटी तो मिलते रहते हैं, पर ऐसा मुझे ना क्रेज़ नहीं है कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाना है। तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि कोई मेरे साथ आके फ़ोटो कभी खिंचाएगा, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। क्रेजी क्रेजी। और मेरा दिमाग बहुत सही चलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं रोड ट्रिप पे निकलता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो मैं फ़ोन भी मिला लेता हूँ कई बार। तो अभी तो कम किया है, पर मुझे अच्छा लगता है कि गाड़ी में चल जाओ आप, जो भी आपके इधर उधर के लोग हैं उनको सबको फ़ोन मिला लूँ, एक बार बात कर लूँ, अटका हुआ है तो वो कर ले, पर अच्छा लगता है। अच्छा, इज देयर एनीवन इन योर लाइफ दैट यू जस्ट कांट से नो? अभी तो ऐसा कोई नहीं है। मैं अब नो बोलना सीख गया हूँ। पहले वैसे तो मैं सबको हाँ बोल देता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। अच्छा। तो मेरे को नो बोलना आता नहीं था। तो अभी मेरे को सबने बोला है कि यार हर चीज़ में हाँ नहीं करना होता। तो और ये सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी वो है कि आप सबको हाँ ना करो और बड़ी बड़ी कुछ उनको एक्सपेक्टेशंस ना पालो अगर आप सर्विस के बिजनेस में हो तो। इज देयर एनीथिंग दैट मेक्स यू रियली एंग्री?
रियली एंग्री तो मुझे ये लगता है कि जब या आपको सामने वाला कभी कोई ग्रांटेड लेना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और कि आपको कुछ नहीं वो हो रहा है, और झूठ बोलने से मुझे प्रॉब्लम है, कोई सामने वाला अगर झूठ बोलता है। डू यू बिलीव इन घोस्ट? घोस्ट इतना नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो समझते हैं, हाँ होते हैं। ओके, डू यू बिलीव इन फेट और डेस्टिनी? देखो क्या है ना, हो सकता है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को समझते हो कि ये आपकी किस्मत रही होगी यार, कि इस बंदे ने ये पा लिया है, पर मैं ना ये समझता हूँ कि हो सकता है कि उसने इस जन्म में कुछ ना किया, उससे पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो तभी उसे ये चीज़ मिली है। तो मैं अभी भी इसी माइंडसेट से चलता हूँ, जो भी मैं पाना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है कि मेरे को इस जन्म में ना मिले, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% ना दूँ, तो मैं अपना पूरा देता हूँ। हो सकता है कि इस जन्म में मेरे को जो जो चाहिए वो ना मिल पाए, तो मुझे अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा, मैं किसी ऐसी जगह पैदा हो जाऊँगा कि जहाँ मुझे पहले से ही मिला होगा। तो हो सकता है कि ये बोला जाए कि ये किस्मत होगी, वो किस्मत कुछ नहीं होती। आपकी सोल तो एक ही है ना, मतलब मैं बड़ा मानता हूँ इन सब में स्पिरिचुअली। तो आप ये शरीर ही बदलते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, और उसी तरह से फिर आपको आपके कर्म है या जो आपकी मेहनत है वो कभी भी जाया नहीं जाती, कभी भी, और कहीं ना कहीं मिल जाती है। Crazy. Have you ever followed a fashion trend you now regret? Like वो तेरे नाम का आया था ना तो मेरे तो बहुत बड़े बड़े बाल थे। अच्छा। बिल्कुल तेरे नाम जैसे, और तेरे नाम वाले से भी बड़े अच्छा। ऐसे बाल थे, और बीच की मांग ऐसे निकाल के। हाँ। तो उस टाइम तो उसका रिवाज था, मतलब लोगों को ठीक भी लगते थे। फिर मैंने सारे बाल कटा दिए, स्पाइकी रख लिया बिल्कुल एकदम। हाँ, फिर वो जैजी भी आ गया था। वो मुझे ज़्यादा सूट करे नहीं एक्चुअली। पर ये है कि वो ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में ही हुआ था। पहले बड़े बालों का रिवाज था, फिर मैंने कहा सब कटवा देता हूँ। तो Have you ever made up an excuse to get out of a meeting? अभी रिसेंटली Any time. हाँ, ये तो होता ही रहता है, तो बड़ा फ्रिक्वेंट हो गया। तो मैं ना जज कर लेता हूँ सामने वाले क्लाइंट को कि हाँ यार चल, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा है या नहीं है। तो वो ना आपको धीरे धीरे ही समझ आता है किसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट करना, किसके ऊपर नहीं करना है। ठीक है। Can you cook? हाँ थोड़ा बहुत, अभी तो बहुत टाइम से कुक नहीं किया मैंने, पर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि लंदन थे तो करते ही थे, हाँ। खुद ही बनाते खुद ही खाते थे। अब हम चलते हैं हमारे फेवरेट सेगमेंट में, मतलब बेसिकली वो मेरा फेवरेट है, जिसमें हम आपको कुछ फोटोज दिखाएंगे आप ही के सोशल मीडिया की, और आपको आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है ये फोटो आपने एक डाली तो क्यों डाली, क्या रीज़न था, ठीक है, और अगर कोई मेमोरेबल कमेंट है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत करके हमारी टीम ने जो पहली फ़ोटो सेलेक्ट की है वो है इनविटेशन ऑफ द बुक लॉन्च 19 नवंबर 2022 प्लेटिनम टच। अच्छा, सचिन तेंदुलकर वाला, ये सचिन तेंदुलकर की बुक लॉन्च की थी हमने, इन्होंने ज्वाइन भी किया था। और तो ये बड़ा वो था, मतलब मैं सुबह सुबह फ्लाइट लेके गया और अगले दिन उसी रात को ही वापस आया शाम को। हेक्टिक था पर बड़ी एक्साइटमेंट थी कि हाँ सचिन तेंदुलकर से मिलने जा रहे हैं। तो बड़ा मेमोरेबल था। ये तो रिसेंट की बात, बिल्कुल रिसेंटली हुआ है, 1.5 महीना हुआ है। मिले नहीं, वो ऑनलाइन उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, पर ऑनलाइन सामने आप देखना कि आपसे बात हो रही है या उस तरह से वो बात करें सेशन में, वो इतनी बड़ी बात है। 100% मैंने मिस कर दिया। मुझे लग रहा था कि ये मुंबई में कहीं मिलने का मौका मिल जाए तो। नहीं, हम लोग तो इसी एक्सपेक्टेशन में रात को भाग के गया कि चलो यार जाना है। अगला जो फोटो है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, जिसमें पता लग रहा है कि हाँ ये ले अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर इंडिया का अवार्ड है। अवार्ड है। हाँ, ये फर्स्ट अवार्ड था मेरा। ओके। तो ये डायनेमिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019। तो उस टाइम बड़ा पिक करना शुरू हुआ था हमारा, मतलब एंड ऑफ ईयर था ये, कि हाँ भाई पब्लिशिंग अच्छा चल रहा है। तो उनको मैंने पूरा क्वेश्चनर बना के भेजा, तो उन्होंने कुछ अवार्ड दिया। अच्छा अवार्ड माना जाता है एंटरप्रेन्योर इंडिया का। नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हो। थोड़े दिन बाद फिर कोविड आ गया। तो पर ये तो इस फोटो को देखने के बाद लग रहा है उसके बाद ये बंदा पतला सा था, अब तो काफ़ी वेट हो गया। हाँ। नहीं, आजकल मैं कर रहा हूँ कोशिश कि कम कर लूँ वेट। अरे नहीं, सही लग रहा है, बंदा खाते पीते घर का एकदम मस्त। अभी इसमें तो और जिमी शिमी लग रहे हो भैया। ये अगला फोटो है आपका। ये मैंने ना कुछ एक चैलेंज लिया था किसी से, उसका वर्कआउट चैलेंज। हाँ। तो 4 वीक्स का था। तो उसका था, उस टाइम की फोटो है ये। तो अभी भी बॉडी मेरी ऐसी है, थोड़ा कई बार लगता है कि नहीं है। हाँ, इसमें मैच कर रहा है। अगली फोटो तो बड़ी रंगीली मिजाज की है, तो उसमें मैं 2-4 सवाल और पूछूंगा। ये आपकी आखिरी फोटो है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग फोटो है। ये ना किसी होटल की फोटो है, तो मैंने कहा चल यार तुम ऐसा पोज लो, मेरे को ऐसा खिंचाना है। अच्छा। पर बात करते हुए फिर ये मैंने थोड़ा खुद ही दिया है लुक। तो 4-5 अलग अलग मेरे पास ऐसी 20 फोटोज थी, एक ऐसे एंगल से एक ऐसे एंगल से। लास्ट फोटो ये मैंने सिलेक्ट करी कि ये डालते, थोड़ा ग्लैमर डालने की कोशिश। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी थाईलैंड के होटल में हो, मसाज के लिए गए हो।
थाईलैंड गए हो कभी? नहीं, थाईलैंड नहीं गया। नहीं गए कभी? मिस कर दिया आपने, यू हैव टू गो, यू शुड गो। नहीं, मैं यूरोप घुमा हुआ हूँ पूरा। ऐसा? हाँ। वो उससे बेटर है मतलब। उससे बेटर है तो। सो फाइनली हमारा फोटो दिखाओ सेशन भी खत्म हो गया। अब आखिरी सेशन है एंड दैट इज रैपिड फायर राउंड। हम आपसे सवाल पूछेंगे, पहले आपने बड़े इत्मीनान से आंसर दिए, अभी आपको एकदम फास्ट आंसर देने, ठीक है? चलिए पहला सवाल, रैपिड फायर राउंड विद वन एंड ओनली अजय सेतिया। पहला सवाल, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? कड़ी चावल। आहा क्या बात है, मेरा फेवरेट है। ओके, व्हाट वर्ड डू यू हेट हियरिंग? मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बोल दो। हम कहते हैं बीप। बस बीप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू टेक्स्ट द मोस्ट? सागर, मतलब अपने ब्रदर को। पूरा दिन तो हम लोग आपस में लगे रहते हैं, ये स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट, क्या चल रहा है क्या। वेयर डिड यू गो ऑन योर लास्ट वेकेशन? मैं लास्ट वेकेशन पे गोवा गया था। व्हाट इज योर गो टू पास टाइम? गो टू पास टाइम, प्लेइंग म्यूजिक। वेयर डिड यू ग्रो अप? रादौर, इट्स अ टाउन इन हरियाणा, कुरुक्षेत्र। ओके, वेयर डू यू लिव नाउ? गुड़गांव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ वेदर? विंटर्स। व्हाट टाइम डू यू यूजुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? 8 o'clock. ओके, व्हाट टाइम डू यू यूजुअली गो टू बेड एट नाइट? सो इट्स 1:30 or 2, मतलब मैं रात को काम कर सकता हूँ 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, पर सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तभी मैं ऑफिस भी कई बार लेट पहुँचता हूँ। ओके, अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? अभी गज़ल सुन लेता हूँ मैं, और इंडियन म्यूजिक सुना, पर गज़ल्स आई एंजॉय, मतलब मुझे तभी ज़्यादातर फेस्टिवल में गज़ल वज़ल गायक दी। तो मेरा पास चलता तो मैं पूरा दिन गज़लें चलाता। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी जोनर? मुझे स्वदेश बहुत पसंद है, और रहना तेरे दिल में पसंद है, तो इस तरह की मूवीज़ मैं देखता हूँ। स्वदेश, मतलब मेरे को अगर आप पूछ रहे ना कि क्या टाइम पास है, तो मतलब मैं स्वदेश भी लगा लेता हूँ कई बार, और इस तरह रहना तेरे दिल में है, कल होना हो है, इस तरह की मूवीज़ देखता हूँ। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड यार आयुष था, एक लड़का, तो आजकल तो फ़ोन ही नहीं उठाता, पता नहीं क्या बिजी हो गया। उसकी जैसी शादी हुई है, हाँ। तो वो मेरे साथ कॉलेज से था, और मेरे साथ जॉब में भी था, हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, पर अभी तो आजकल वो बिजी हो गया, मेरे को लगता है। आयुष भाई फोन उठा लो यार। डिस्क्राइब योर स्टाइल इन वन वर्ड। स्टाइल इन वन वर्ड, ऐसा कोई यार स्टाइल है नहीं यार, अभी मेरे को बनाना है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मैं। व्हाट वर यू अफ्रेड ऑफ एज अ चाइल्ड? एज अ चाइल्ड, हाइट से मुझे डर लगता है थोड़ा, अभी भी? अभी भी थोड़ा थोड़ा, कभी कभी घबरा जाता तो अभी आप कौन से फ्लोर पे हो पता है आपको? है। हाँ, 20th फ्लोर पे हो। अच्छा, वन सब्जेक्ट यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट? फिजिक्स। व्हाट इज योर गो टू लेजी डिनर? मैगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज वन ऑफ योर निकनेम? माय निकनेम इज शैंकी। शैंकी। मुझे शैंकी बोलते हैं, मम्मी मुझे शैंकू बोलती है। अच्छा, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? हाँ, आजकल हो गया हूँ। सोशल मीडिया पे आप सबसे ज़्यादा किसको स्टॉक करते हो? स्टॉक करता हूँ। हाँ। ये काट देना। दिशा पटानी। अच्छा, हाँ, यस और नो? नहीं ये सबको करता है, मैंने फॉलो किया हुआ है सबको। अच्छा, सबको। चलता है। अच्छा, दिशा पटानी ही क्यों? एक तो वो फिट है, हाँ उसका मतलब फेस बड़ा क्यूट लगता है मुझे, तो वो धोनी वाली मूवी थी, हाँ, तो उसमें बड़ा मुझे लगा कि हाँ तो हम दिल से चाहते हैं इनविंसिबल फेस्टिवल में वो आए। हाँ, उन्हीं को ही लाते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा, डू यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज? नहीं, हिंदी बोलता हूँ यार मैं। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम और एनी अदर OTP प्लेटफॉर्म? नेटफ्लिक्स ज़्यादा चलता है, पूरा नेटफ्लिक्स चलता तो नेटफ्लिक्स की आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है? है। नेटफ्लिक्स पे यार, मैं नेटफ्लिक्स पे ना स्वदेश मूवी पड़ी हुई है, तो मैं वो भी देखता रहता हूँ कभी कभी, तो सबसे ऊपर वही आ जाती है। बाकी मैं हॉटस्टार पे देखता हूँ, हाउस ऑफ सद्दाम करके है, थोड़ी मोटिवेशनल है वो भी। सो व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? गिल्टी प्लेजर एग्जाम्पल है ना थोड़ा। मैं यही सब मतलब ऐसा प्लेजर जिसको तो पता है मुझे मीनिंग तो। जैसे होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे साथ गिल्टी प्लेजर है एक, जैसे मैं ना अभी अभी अपने आप पे वर्कआउट पे ध्यान दे रहा हूँ, तो फाइनली शुगर मेरी 0 है। मैंने भी थोड़ी ना शुगर कम करनी शुरू की है, हाँ। तो मैं जब वर्कआउट नहीं करता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मेरा मेंटली में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि हाँ। मैं कुछ नहीं किया, हाँ। तो या फैट आ गया, ये हाँ। हो गया। ये क्या ना, मुझसे ही मांग लिया, आधे फंसे हुए थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल नहीं होते, आंसर उसे कंट्रोवर्शियल। सोच आपकी गंदी होती है। करेक्ट। अच्छा,
हैव यू एवर वॉकड आउट ऑफ अ मूवी थिएटर मिड शो? बहुत बार। कौन सा वाला? कोई 2 एग्जांपल। यार ऐसे याद नहीं है, पर ना मैं मतलब पहली बात तो मुझे पसंद नहीं आती, मैं सो जाता हूँ। मुझे नींद आ जाती है थिएटर में कई बार, और कई बार मैं छोड़ के भी आया हूँ बहुत बार। सबसे बेकार एक्सपीरियंस कौन सा था? किस मूवी को देखने पर था? यार ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, पर मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी मूवी देखा था मैं। ऐसा मत बोलो, हंसराज हंस जी ने अभी पीएम मोदी ने निकाल ली है बुक। नहीं मतलब यार वो पर्सनैलिटी तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, मूवी खराब। जो मूवी ना जिस तरह से एक्टिंग करने की कोशिश की है, जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्शन करने की कोशिश करी, वो बिल्कुल सही आई थिंक विवेक ओबरॉय था। हाँ विवेक ओबेरॉय मतलब अपन बहुत अच्छी बन सकती है, मुझसे लिखवा लेते स्क्रिप्ट, या मैं ही डायरेक्ट कर देता उसे। ठीक है। कंट्रोवर्शियल। अच्छा, व्हाट इज योर लास्ट गूगल सर्च? गूगल सर्च, मैं अभी अपनी फ्लाइट ही देख रहा था यार कि उसका वेब चेक इन करना है तो 2 घंटे बाद फ्लाइट है। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी डायलॉग एंड व्हाई? मेरा डायलॉग, मूवी का डायलॉग वाई तो पता नहीं, पर मुझे वो, आपने रांझना मूवी देखी है? लास्ट सीन हाँ, वो वाला, जब वो सोते हुए, बस यही यहीं तक थी मेरी जर्नी, जो भी एक लड़की थी जो, बस अब सुना दूंगा तो फिर लोग फिर जज करेंगे। अगला सवाल है, वुड यू रेदर गो आउट फॉर अ डेट नाइट और एंजॉय अ डेट नाइट एट होम? डेट नाइट एट होम, दैट वुड बी आई थिंक गुड। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट अ वुमन? स्माइल। बच के निकल रहे। अगला सवाल, व्हाट इज द फेवरेट थिंग अबाउट योर रिलेशनशिप? आई थिंक ट्रस्ट, इट शुड, देयर शुड बी अ ट्रस्ट बिटवीन टू। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट रोमांटिक गिफ्ट? या मैं गिफ्ट ना देता भी नहीं, मैं लेता भी नहीं। तो रिलेशनशिप में जैसे गिफ्ट देता था तो दिक्कत हो जाता। दिक्कत हो जाती है। अच्छा, बात बात ब्रेकअप हुआ तो फिर रही, हाँ वो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। व्हाट्स द वन थिंग यू लव द मोस्ट अबाउट योर बेटर हाफ? अंडरस्टैंडिंग। डज एज मैटर इन अ रिलेशनशिप? एज मैटर करती है, लाइक डिपेंडिंग कि आप कैसे सोचते हो और क्या सोचने का तरीका है। और पर वो है ना, उस धीरे धीरे आप सीखते भी चले जाते हो एज के हिसाब से, पर मैटर तो करती है। ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर इन अ वाइफ? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो ऐसी कौन सी 2-3 क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मान लो आपकी दिशा पटानी से शादी हो रही है। एक तो सभी लड़के ही बोलेंगे ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। वो तो है। सब लोग बोलेंगे, ये तो सब ऑब्वियस आंसर है ना। और कुछ लोग तो ये बोल देंगे कि यार यही पोज है, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए, मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड पैकेज होना चाहिए। अच्छा, बॉलीवुड से मान लो रिश्ता आ जाता है शादी वादी के लिए, सागर का फॉर यू, तो वहाँ वहाँ के लिए कहाँ ट्रस्टवर्दी ढूंढोगे? हाँ तो नहीं करते ना। नहीं कर रहे, मतलब आप मानते हो वहाँ ट्रस्टवर्दी नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू यू इन अ गुड रिलेशनशिप? यार गुड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, आपको आपस में एक दूसरे को समझना, और आपकी उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, और आपकी किसी किसी लोगों के साथ मैच होती है। वो हर रिलेशन में है, आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, तो किसी के साथ फ्रीक्वेंसी उस तरह से मैच हो रही है, तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। ठीक है, अब आखिरी सवाल, ठीक है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लो आप एक लिफ्ट में स्टक हुए हैं 2 लोगों के साथ में, एक है दिशा पटानी, दूसरी आयशा टाकिया। ठीक है, और लिफ्ट है बीच में रुक गई और अंधेरा हो गया है, ठीक है। तो अब कॉन्वर्जेशन सबसे पहले किससे करोगे, और वैसी क्या बात करोगे वहाँ पे? यार पहले तो हो जाए। जब हो जाएगा ना, कॉन्वर्सेशन उसी टाइम निकलेगी। तो ऐसे कहते हैं ना, दिशा पटानी वहाँ पे एक बुक लिख रहे हैं। नहीं बुक नहीं लिखवाएंगे उस टाइम। अंधेरे का फायदा उठाएंगे। फायदा उठा लेंगे। फाइनली ये फन राउंड भी होता है खत्म। अब हम इस पूरे सेशन के पूरे सेगमेंट के आखिरी राउंड पे चलते हैं। देखो यही फन है यार, हम यहाँ पर सारी सीरियस बातें नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी हैं, बहुत फन फैक्ट भी देखे हैं, मज़ेदार साइड भी देखी है अजय की। अब हम आखिरी सवाल पे चलते हैं। आपने बहुत अचीव किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस इस लाइफ स्टाइल तक पहुँचा है, उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, ऐसे कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता है ना। तो जितना यूथ अभी आपको देख रहा है, आपको ऐसे 3 एडवाइसेस क्या देंगे उन्हें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाएं?
तो 3 एडवाइस, तो सबसे पहला तो एडवाइस जो मैंने पहले ही आपको बोला है कि सबसे पहले तो आप अपनी क्षमता को पहचानो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपकी एजुकेशन कैसी है, या आप बिज़नेस कर भी सकते हो या नहीं, या शौकिया करना है या आपको दिखाने के लिए करना है। सबसे पहला तो यही है। अब मान लो आप किसी बिज़नेस में आ गए या आपने शुरू कर लिया, तो आपको 100% देना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जॉब में भी, आप कहीं पे भी काम करते हो, उसमें भी आप 100% दो। और मेरा मानना यही है कि आपको रिजल्ट्स हमेशा मिल जाएंगे टाइम आने पे। और हमेशा सामने ध्यान रखो, फोकस रहना चाहिए। और आप किस तरह के लोगों से बात कर रहे हो, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, आप उनसे सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो, यही सबसे मेन है। तो हम लोग कई बार ना डाइवर्ट हो जाते हैं बहुत लोगों की बातें सुन के, या बहुत लोगों की। पर जब आपको अपनी क्षमता, अपना पता है बिजनेस आप क्या कर रहे हो, आपका फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो या नहीं हो, तो उस यही सब चीज़ चाहिए। और मेरे को लगता है एक साफ़ नीयत से काम करना ना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी नीयत नहीं साफ़ होती ना, तो आपको कभी कुछ नहीं मिलता। तो और नीयत साफ़ है, हो सकता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती, मुझे भी नहीं आता पब्लिशिंग में जब मैं आया था इनिशियली, धीरे धीरे समझता गया चीज़ों को। तो पर जब नीयत साफ़ होती है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और आप ये देखो कि आपके आसपास ना लोग भी अच्छे लोग आने शुरू हो जाते हैं। आपकी जैसी नीयत होती है, जिस तरह के आप लोग होते हो ना, आपके आसपास भी वैसे ही लोग रहते हैं। आप अच्छे हो तो आपके चारों तरफ अच्छे रहेंगे। कुछ टाइम के लिए हो सकता है बुरे लोग आ जाएं, या जो आपको नहीं पसंद है, जिनके साथ फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करी, तो वो धीरे धीरे दूर चले जाएंगे, जब तक आप अच्छे हो। तो नीयत होना, बहुत साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास एक सेगमेंट लास्ट है जिसमें आपको हमें एक आपकी फ़ोटो पे ऑटोग्राफ देना है। आपकी फेवरेट फ़ोटो आपको पिक करनी है, तो हम आपको ना ऐसे करके दे रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कौन सी फ़ोटो है, तो आपको रैंडमली पिक करनी है। कोई भी पिक कर लूँ? हाँ, इन चारों में से कोई भी एक पिक करनी है। ठीक है, कौन सी आई है? आहा, ठीक है। था सा ब्यूटीफुल सा मैसेज लिख के, और फाइनली आपको एक ऑटोग्राफ देना है इसमें, जो भी आप चाहें। एक सिग्नेचर ही आता है मुझे अच्छे से करना और मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। थैंक यू सो मच। एंड फाइनली एक फ़ोटो आपको और चूज़ करनी थी, जो अब आप मुझे बोल के चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बताइए आपको कौन सी फेवरेट आपकी फ़ोटो है इन तीनों में से? मुझे बड़ी अच्छी लगती है ग्लैमर वाली। कौन सी, ये वाली? तो ये फ़ोटो हम आपको एज अ गिफ्ट देंगे, ताकि आपके पास ये रहे दी अरविंद अरोड़ा शो की तरफ से एक याद। और ये फ़ोटो है, फाइनली अच्छी लगती है इन्हें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फाइनली हमारा ये सेशन बहुत सारी लर्निंग के साथ, इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे ख़त्म होता है यहीं पे ही। और क्योंकि इनकी अब फ्लाइट है, इन्हें जाना पड़ेगा, तो हमें ये सेगमेंट अब यहीं पे ख़त्म करना है। लेकिन अगली बार हम इनसे और इनके भाई से, मुझे लगता है दोनों आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि सागर, मतलब दोनों का अलग अलग टैलेंट है। सागर का अपना एक अलग टैलेंट है, अजय का अपना एक अलग टैलेंट है। ड्यूओ के साथ अगली बार मिलेंगे। टिल देन गाइज, आपको सिंपली छोटे छोटे से 2-3 काम करने हैं। अगर आप ये सेशन पूरा देख चुके हैं, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि अजय के कौन से आंसर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। आपको लगता है कि हाँ, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। और अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप अजय से क्या सवाल पूछते, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे अमेजिंग सेशंस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता है अगले सेशन में। शब खैर, गुड नाइट।